हेलो गाइस। तो कंटिन्यू करते हैं। ये है नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे मीनिंग ऑफ कंडक्ट। क्योंकि मैं सेम टाइम में वीडियो बना रहा हूँ तो फिर से मैं वेलकम नहीं कर सकता आप सभी को, ये वो नहीं कर सकता। सीधा स्टार्ट करता हूँ कंडक्ट ऑफ द पार्टी व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, चलिए ये तीसरा पार्ट है। ओके, तो अब ये पढ़ना है हमको कि कब पार्टी का कंडक्ट को रेलिवेंट माना जाएगा। द लॉ सेज दैट हाउ अ पर्सन मतलब पार्टी बिहेव्स इन रिलेशन टू अ केस बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द इंसिडेंट कैन बी रेलिवेंट एविडेंस। ठीक है, लॉ ये कहता है कि भैया अगर कोई बंदा कोई केस में, ठीक है, केस को लेकर मतलब केस से जस्ट पहले, केस होने के जस्ट बाद उसने क्या बिहेव किया वो भी रेलिवेंट माना जाता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सबूत होता है। ठीक है, हियर पार्टी मीन्स एनी वन इन्वॉल्व इन लीगल केस। तो यहाँ पर हमने पढ़ा ना पार्टी, पार्टी मतलब क्या? पार्टी मतलब कोई भी जो लीगल केस में इन्वॉल्व है। यानी सिविल केस में पार्टी कौन कहलाएगा मुझे बताओ? सिविल केस में पार्टी कौन कहलाएगा? वेरी गुड, सिविल केस में पार्टी कहलाएगा तुम्हारा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। क्रिमिनल केस में पार्टी कौन कहलाएगा? एक्यूज्ड। समझे? अच्छा, तो सर सिविल केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पार्टी है, क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड है, तो विक्टिम कहाँ गया? विक्टिम के लिए तो थर्ड पॉइंट लाया गया ना। तो विक्टिम इज नॉट अ पार्टी इन अ क्रिमिनल ट्रायल। मैंने बताया था विक्टिम पार्टी होता है क्या क्रिमिनल ट्रायल में? नहीं होता। कौन होता है? स्टेट होता है। ओ माय गॉड, विक्टिम इज नॉट अ पार्टी इन अ क्रिमिनल ट्रायल, स्टेट इज कंप्लेनेंट। समझे? स्टेट जो होता है वो कंप्लेनेंट होता है। अच्छा, if someone is accused of murder, how they acted before or after the alleged crime, for example hiding evidence, running away, can be looked at by the court। तो वही बोल रहा है कि कंडक्ट का मतलब भैया जैसे ही अगर कोई बंदा एक्यूज है कोई मर्डर का, तो वो किस तरीके से एक्ट किया मर्डर करने के बाद। ठीक है, मर्डर करने से पहले कैसा एक्ट किया, मर्डर करने के बाद जैसे कैसा एक्ट किया, जैसे सबूत को छुपाया, वहां से भागा, ये सब कोर्ट अच्छे से ऑब्जर्व करता है। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट, अच्छा, द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग। हाँ, तीसरा नंबर जो पॉइंट यहां पर था ना, जो मैं आपको बोला इजी वर्ड में लिख दिया हूं, द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज कमिटेड, ये इजी वर्ड में लिखा हूं। इसका एक्चुअल फ्रेज अगर देखोगे ये है, क्या है एक्चुअल फ्रेज? ये है द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग। ये ऐसा वर्ड लिखा हुआ था। देखिए, तो ये क्लॉज लिखने का मतलब ये था। तो ये मतलब ये जो वर्ड देखिए, ये जो फ्रेज लिखा ना, इसको जो मैं एक्सप्लेन किया हूं, मैं जो आपको समझाया हूं वही चीज को लिख दिया हूं। समझे कि नहीं? कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखा हूं। देखिए, दिस क्लॉज स्पेसिफिकली इंसर्टेड बिकॉज टेक्निकली विक्टिम इज नॉट अ पार्टी इन क्रिमिनल ट्रायल। क्रिमिनल ट्रायल में विक्टिम पार्टी होता है क्या? नहीं। पार्टी कौन होता है? तुम्हारा एक्यूज्ड और दूसरा स्टेट। स्टेट इज कंप्लेनेंट। So legislature added even the conduct of the person against whom the offense is committed, that is victim or complainant is relevant। इसलिए तो इसको ऐड किया गया, नहीं तो इसको ऐड करने का लॉजिक था ही नहीं। एनी पार्टी लिख दिए तो दोनों आ जाना चाहिए था, लेकिन इसको इसलिए ऐड किया गया क्योंकि इसमें विक्टिम को ऐड करना था, क्योंकि वो पार्टी नहीं होता है विक्टिम। अच्छा, लॉ मेकर्स ने ऐसा क्यों किया भाई? बिकॉज इफ द विक्टिम्स कंडक्ट वॉज नॉट इंक्लूडेड there would be debates about whether the victim's behavior like making prompt or running for help could be used as evidence in the court। अगर ऐसा नहीं करते तो कल को मान लो बहुत ही प्रॉब्लम होता ना कि ठीक है आपने यहाँ पर ए बी को मारा और भाग गया, तो ए का कंडक्ट को रेलिवेंट आपने किया, ए ने बी को मारा और बी भी खून से लथपथ होकर चिल्ला रहा है कि उसने मुझे मारा, ए ने मुझे मारा, तो उसका भी तो कंडक्ट रेलिवेंट होना चाहिए ना भाई। सही बात है सर, इसीलिए विक्टिम को भी यहां पर लाया गया है, उसका भी कंडक्ट को। अच्छा, समझ गया समझ गया। तो वही बोल रहा है, अगर तो लॉ मेकर्स ने ऐसा क्यों किया? इफ विक्टिम्स कंडक्ट वाज नॉट इंक्लूडेड, अगर नहीं होता तो एक डिबेट चलता कि विक्टिम्स का बिहेवियर को क्या यूज नहीं कर सकते एविडेंस में। हाँ, समझे? एग्जाम्पल, in a rape or robbery case, the victim's immediate actions right after the offense like shouting for help, reporting to police or considered relevant conduct and can be used as evidence। ठीक है, तो वही बोल रहा है ये किसका कंडक्ट बता रहा है? ये कंडक्ट में जो आपको लिखवाया यहाँ पर बता रहा हूँ, ये किसका कंडक्ट बता रहा है? ये बता रहा है तुम्हारा विक्टिम का कंडक्ट। किसका कंडक्ट? विक्टिम का।
तो क्या सिर्फ एक्यूज का कंडक्ट देखेंगे कि विक्टिम का भी कंडक्ट देखेंगे? दोनों का कंडक्ट देखेंगे। समझ में आया? ओके। तो सिंपल वर्ड्स मतलब क्या? सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो भाई मेरे इन सिंपल वर्ड्स, ये बहुत गंदा आ रहा है। इन सिंपल वर्ड्स इफ अ पार्टी दे आर एजेंट्स और विक्टिम। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा उसको सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो कोई भी पार्टी उनका एजेंट या फिर विक्टिम एक्ट करता है इन अ वे कनेक्टेड टू द केस, कोई केस को लेके कोई एक्ट करता है, चाहे वो फैक्ट इन इशू को लेकर हो या, तो उस कंडक्ट को रेलिवेंट मान लेंगे। वेदर द कंडक्ट हैपेंड बिफोर और आफ्टर द मेन इवेंट, चाहे वो कंडक्ट पहले हुआ हो या फिर बाद में हुआ हो, बस कंडीशन ये है कि कंडक्ट इन्फ्लुएंस होना चाहिए या फिर कंडक्ट खुद इन्फ्लुएंस होना चाहिए फैक्ट इन इशू से। बस ये है इसका क्रक्स जो हमने पढ़ा। ठीक है, ये समझ में आ गया हमने जो पढ़ा। मैं जो आपको यहाँ पर समझाया था उसी को बस लिख दिया हूँ। ठीक है, कि पार्टी में कौन आएगा, ठीक है, विक्टिम को क्यों अलग से डाला गया है। ठीक है, चलिए अब है कंडक्ट ऑफ एन एजेंट ऑफ सच पार्टी। यहाँ पर है ना दूसरा वाला पॉइंट, कंडक्ट पहला क्या था? कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी। अब दूसरा क्या था? कंडक्ट ऑफ एजेंट ऑफ एनी पार्टी। ठीक है, एनी पार्टी नहीं था, एजेंट था, है ना। अब देखो तो एजेंट का भी कंडक्ट देखेंगे क्या? बिल्कुल, लेकिन कौन से एजेंट का? सिर्फ सिविल केस में, क्रिमिनल केस में नहीं। देखो, सम ओल्ड टेक्स्ट बुक्स एंड कमेंटेरीज एक सेकेंड, सम ओल्ड टेक्स्ट बुक्स एंड कमेंट्रीज mention that agent of the party is mainly relevant in civil cases because civil suits often involve formal agents। देखो, पुराने बुक्स वगैरह, टेक्स्ट बुक वगैरह, कमेंट्रीज वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा एजेंट ऑफ द पार्टी का मतलब सिर्फ था सिविल केस। ठीक है, क्योंकि सिविल सूट्स में क्या होता है ना, फॉर्मल एजेंट होते हैं। सिविल केस में आपके जो एजेंट लोग आपके बिहाफ में केस लड़ते हैं। ठीक है, जैसे मैनेजर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनीज हो गए, ट्रस्ट हो गए। तो कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव, लॉयर, मैनेजर, ट्रस्ट, ये सब कौन होता है? सिविल केस में होता है ना भाई। इन क्रिमिनल केसेस लॉ फोकसेस मोर ऑन डायरेक्ट कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड रादर देन एजेंट बिकॉज द नेचर ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी इज पर्सनल। ऑब्वियसली, खुद मुझे बताओ, क्रिमिनल केस में क्राइम किया है मिस्टर ए और आप कंडक्ट देख रहे हो उसके लॉयर का। अरे भाई, क्राइम तो वो किया है, तो यहाँ पर ना जो लाइबिलिटी होता है वो पर्सनल टाइप का होता है क्रिमिनल केस में। तो इसलिए हम क्या करते हैं? एक्यूज का कंडक्ट देखते हैं, ना कि उनके एजेंट का। समझ में आ गया? ओके, दिस सेक्शन एक्चुअली सेज द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग। ठीक है, सेक्शन क्या बोलता है? द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग। ठीक है, तो यहां पर जो एनी एजेंट ऑफ एनी पार्टी बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? टेक्निकली द फ्रेज एजेंट ऑफ एनी पार्टी अप्लाइज टू द सूट और प्रोसीडिंग which includes both civil and criminal cases. However, in practical application, agents are almost always feature of civil cases, companies, organization, partnership rather than the criminal ones, since guilt, punishment, etc. are personal. तो देखो, भले ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे एजेंट ऑफ एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग लिखा है, लेकिन एजेंट ऑफ एनी पार्टी का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिविल केस। क्योंकि क्रिमिनल केस में जो लायबिलिटी होता है वो पर्सनल होता है। समझे कि नहीं? ओके सर, इन इन क्रिमिनल केसेस इफ समवन इज फॉर्मली एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड, जो कि बहुत रेयर है, देयर कंडक्ट में बी ट्रीटेड एज अबेटमेंट और कंस्पिरेसी। ऑब्वियसली, क्योंकि क्या होता है ना, देखो, सिविल केस में आप एजेंट बना लेते हो, है ना, लेकिन क्रिमिनल केस में अगर मान लो आपके बिहाफ में कोई काम कर रहा है आपका एजेंट के रूप में, तो हम उसको यहाँ पर नहीं लेंगे। क्योंकि अगर वो एजेंट के रूप में आपका अगर काम कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं भैया क्या, हम उसको बोलते हैं, उसको हम लोग अलग सेक्शन में ले जाते हैं, हम उसको अबेटमेंट में ले जाते हैं, हम उसको कंस्पिरेसी में ले जाते हैं। समझे कि नहीं? तो गाइज मैं यही कह रहा था कि एनी एजेंट टू एनी पार्टी लिख दिया
वैसे बेयर एक्ट में अगर आप देखोगे तो कंडक्ट ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी लिखा है। क्या लिखा है? ऑफ एनी एजेंट टू एनी, कंडक्ट ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भैया कि जो क्रिमिनल मैटर होता है ना, क्रिमिनल मैटर, उसमें एजेंट हम नहीं देखते क्योंकि लायबिलिटी पर्सनल होता है। हम एजेंट का क्यों देखेंगे कंडक्ट? लेकिन क्रिमिनल जो सिविल केस होता है वहाँ पर देखो, तुम्हारा कंपनीज का केस आता है, पार्टनरशिप का केस आता है, ऑर्गेनाइजेशन का केस आता है, तो वहाँ पर हम लोग को एजेंट का कंडक्ट देखना पड़ता है। वरना कंपनीज तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना भाई, समझे कि नहीं? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब भी एजेंट का बात आता है तो हम सिर्फ सिविल केस में देखते हैं, क्रिमिनल केस में नहीं देखते हैं। ठीक है, चलिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, देखिए। क्योंकि क्रिमिनल केस में तो सर क्या, क्रिमिनल केस में तो एजेंट होता है सर। हाँ होता है, लेकिन क्रिमिनल केस में जो एजेंट होता है हम उसको एक अलग कैटेगरी में ले जाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं अबेटमेंट का, कंस्पिरेसी का, है ना? तो अबेटमेंट कंस्पिरेसी के कैटेगरी में ले जाते हैं। इफ समवन इज फॉर्मली एक्टिंग, मान लो कोई, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन आप किसी से काम करवा रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? भैया ये काम तो खुद नहीं कर रहा है लेकिन किसी से करवा रहा है, तो ये अबेटमेंट कर रहा है, समझे कि नहीं? आप किसी को भड़का दिए कि जा मार दे इसको, ठीक है, आप किसी का ब्रेन वॉश कर दिए, तो आप मतलब आप तो एक तरीके से एजेंट ही बन गए। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? तो वहाँ पर अबेटमेंट हो गया, आपका कंस्पिरेसी हो गया, उस कैटेगरी में ले जाते हैं हम लोग किसको? एजेंट को। नॉट एज अ कंडक्ट एज एन एजेंट अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, समझ में आया? तो क्रिमिनल मैटर्स में तो कहने का मतलब क्या है भाई, सीधा सा मतलब है, सिविल केस में क्या होता है, कोर्ट्स जनरली लुक फॉर फॉर्मल एजेंसी रिलेशनशिप। फॉर्मल एजेंसी रिलेशनशिप देखता है, जैसे ऑथराइजेशन, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, विच इज कॉमन एंड क्लियर इन सिविल केस। क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है, द कोर्ट ओनली ट्रीट्स समवन्स कंडक्ट एज रेलिवेंट इफ दे आर पार्टी। ठीक है, तो क्रिमिनल मैटर्स में सिर्फ जो एक्यूज्ड होता है उसी का कंडक्ट रेलिवेंट होता है, सीधा सा मतलब यही है, हो गया। अच्छा, कोर्ट इन रेफरेंस टू फैक्ट एंड इशू रेलिवेंट फैक्ट। अच्छा, ये जो कंडक्ट देखेंगे हम लोग, किसका? एक्यूज्ड का, विक्टिम का, तुम्हारा प्लेंटिफ का, डिफेंडेंट का। तो ये जो कंडक्ट देखेंगे किस रेफरेंस में देखेंगे? वही तो बोल रहा था, फैक्ट एंड इशू रेलिवेंट फैक्ट को लेकर। तो वही बोल रहा है, द कंडक्ट ऑफ पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग इज रेलिवेंट ओनली व्हेन इट इज रिलेटेड टू फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, इनका कंडक्ट उस फैक्ट एंड इशू को लेकर होना चाहिए, इनका कंडक्ट उस रेलिवेंट फैक्ट को लेकर होना चाहिए। जैसे अगर मान लो एक बंदा जो कि रॉबरी का जिस पर चार्ज लगा था और वो चोरी का सामान रिकवर करता है, तो इसका कंडक्ट रेलिवेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो केस से रिलेटेड है। एक अगर मान लो अगर आपने चोरी किया, चोरी करके आपने सामान कहीं पर छुपा के रखा था, तो आप बताए कि मैं यहाँ पर छुपा के रखा हूँ, तो आप जो बताए वो कंडक्ट हुआ। और ये जो कंडक्ट आपका था, आपका जो मेन इशू था, चोरी से रिलेटेड था कि नहीं? बिल्कुल, तो वो रेलिवेंट हो गया, बिल्कुल। इफ़ ही गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर अनरिलेटेड थेफ्ट, इट्स नॉट रेलिवेंट एंड कांट बी यूज एज एविडेंस ऑब्वियसली। लेकिन मान लो आप कोई सामान चोरी किए थे लेकिन आप और कुछ चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो वो कंडक्ट आपका रेलिवेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो उस केस से रिलेटेड है ही नहीं। तो आप जो भी आपका कंडक्ट है उस केस से रिलेटेड होना चाहिए, सीधा सा बात है। ठीक है, अब आता है कंडक्ट इन रेफरेंस टू प्रोसीडिंग। इसको बस रीड कर लेना है। कंडक्ट इन, देखिए ये सबको रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अब मैं आता हूँ उसमें। ठीक है, देखिए ये सब बस लिखने का बात था, मैं लिख दिया हूँ, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। आते हैं अब यहाँ पर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट में। प्रीवियस कंडक्ट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई। प्रीवियस मतलब क्या? आपका प्रिपरेशन हुआ, ठीक है। सब्सिक्वेंट कंडक्ट मतलब क्राइम करने के बाद आपने क्या किया। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से मैं बता दिया हूँ, इस पर मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, ये सारा चीज़ अच्छे से लिखवा दिया हूँ मैं, समझाने का काम समझा दिया हूँ। आते हैं अब हम लोग थोड़ा बेरेक्ट का इलस्ट्रेशन पे। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट मतलब क्या? क्राइम करने के बाद आपने क्या किया, मैं जो बता चुका हूँ। आप छुरी को फेंक दिए, छुरी आप अपने टी शर्ट को धोए, शहर से भाग गए, ठीक है, वो सब था सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, आते हैं अब कंडक्ट को लेके इलस्ट्रेशन हमारे बैरेक्ट में कौन कौन सा है। तो इलस्ट्रेशन ई जो है कंडक्ट को लेके है हमारा बैरेक्ट में। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फैक्ट है, ए डेस्ट्रॉयड एविडेंस
प्रिवेंटेड विटनेसेस और ब्राइब फॉल्स विटनेसेस। मुझे बताओ, मिस्टर ए पर चार्ज है बी के मर्डर का, और क्या किया वो, मर्डर करने के बाद सबूत मिटा रहा है, ठीक है, विटनेसेस जो लोग हैं, ठीक है, उनको रोक रहा है और झूठा विटनेस इकट्ठा कर रहा है, पैसा देकर, पैसा खिलाकर झूठा विटनेस तैयार कर रहा है। मुझे बताओ, ये जो हरकत कर रहा है, ये सब हरकत को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो कंडक्ट कर रहा है, ये कौन सा कंडक्ट कर रहा है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट कर रहा है। वेरी गुड, क्योंकि क्राइम कर लिया है, क्राइम करने के बाद वो एविडेंस छुपा रहा है, लोगों को रोक रहा है कि भैया गवाही नहीं दोगे, झूठा गवाही को और तैयार कर रहा है कि तेरे को देना है। तो यानी ये क्या कर रहा है भाई? ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट कर रहा है। ये क्या है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, समझे कि नहीं? क्राइम करने के बाद ये सब कांड कर रहा है ये। अच्छा, इलस्ट्रेशन एफ देखो, वेदर ए रॉब्ड बी, क्या ए ने बी को रॉब किया? क्या ए ने बी का रॉबरी किया? रॉबरी करने के बाद सी सेड इन एज प्रेजेंस, अब देखो, एक सेकेंड ना, एक्सप्लेनेशन 1 में पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ये आपको समझ में आता। अगर ये एक्सप्लेनेशन 1 के लिए 2 के लिए, रुकिए इसको छोड़ देते हैं। हाँ, अब एक काम करते हैं, ये इलस्ट्रेशन ही समझ में आ गया। अब बेर एक्ट का बस 2 ही चीज़ बचा हमारा, एक एक्सप्लेनेशन 1 और एक एक्सप्लेनेशन 2। उसको पढ़ाने के बाद ये सब इलस्ट्रेशन आराम से आप कर लेंगे। ये समझ में आया अभी तक में जो पढ़ा है? बिल्कुल। अभी आते हैं एक्सप्लेनेशन 1। ये क्या हो गया? ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? अभी तक समझ में आया मैं क्या पढ़ाया? देखो, आज का जो वीडियो लेक्चर है भाई मेरे, इसमें बस मैं आपको समझाया हूँ जो पढ़ाया था, ठीक है। कंडक्ट, किसका कंडक्ट देखेंगे, जो भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन किया था उसको बस रीड करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं एक्सप्लेनेशन 1 में जाते हैं कि एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एक्सप्लेनेशन है, एक है 1 और दूसरा है 2। देखिए क्या बोलता है। एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है, मैं क्या बोला, कंडक्ट में आपका बोला गया अल्फाज आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। जनरल रूल क्या होगा कि जो कंडक्ट है उसमें स्टेटमेंट्स आएगा क्या? आपका अल्फाज आएगा क्या? बोला हुआ वर्ड्स आएगा क्या कंडक्ट में? डज नॉट इंक्लूड, नहीं आएगा। यानी क्या? स्टेटमेंट्स बाय देमसेल्व्स आर नॉट कंडक्ट। आप अगर कुछ कहते हो तो वो कंडक्ट में नहीं आएगा, मतलब मेयर स्टेटमेंट्स आर नॉट कंडक्ट। लेकिन ये जनरल रूल है, लेकिन एक्सेप्शन है क्या? बिल्कुल है। लेकिन कब आएगा आपका? कब आपका बोला गया अल्फाज कंडक्ट मान लिया जाएगा? जब आपका बोला गया अल्फाज, जब आपका बोला गया अल्फाज कोई एक्ट को एक्सप्लेन करता हो। ओ माय गॉड, अगर आपका बोला गया अल्फाज कोई एक्ट को एक्सप्लेन करता हो तो हम उस अल्फाज को कंडक्ट मान लेंगे, ठीक है सर। मतलब आप जो कह रहे हो, ठीक है, वो जो कह रहे हो वो कोई एक्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो जब आपका एक्ट, जब आपका स्टेटमेंट, मुंह से निकला गया अल्फाज, और जब आपका एक्ट दोनों आपस में साथ निकल के आएंगे तो हम उसको कंडक्ट मान लेंगे, ठीक है। मतलब क्या? नॉर्मली कंडक्ट में अल्फाज आता है क्या? बोला गया वर्ड्स आता है क्या? कंडक्ट में नहीं आता। लेकिन जब वर्ड्स के साथ अगर कोई वर्ड्स, उस वर्ड्स, अगर वो वर्ड्स कोई एक्ट को एक्सप्लेन करता हो तो उस वर्ड्स को हम लोग कंडक्ट मान लेंगे। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो, सिर्फ स्टेटमेंट्स अगर आपने बताया, सिर्फ आपने कोई सा बात बताया, स्टेटमेंट्स, तो कंडक्ट बोला जाएगा क्या? नहीं बोला जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट्स, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, रुको। तो यहां पर बोला गया सिर्फ स्टेटमेंट्स कंडक्ट होगा क्या? नहीं। लेकिन स्टेटमेंट्स के साथ अगर आप एक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको कंडक्ट मान लेंगे। अच्छा, यानी क्या? सिर्फ आप अकेले कोई एक्ट किए वो तो कंडक्ट होगा, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट्स के साथ कोई एक्ट को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं तो वही कंडक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ स्टेटमेंट्स बोले तो कंडक्ट होगा क्या? नहीं होगा, समझे? ओके। लेकिन सॉरी, आइए समझते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 ये बोला कि
मुंह से बोला गया स्टेटमेंट, मुंह से बोला गया वर्ड्स को स्टेटमेंट, मुंह से बोला गया स्टेटमेंट को कंडक्ट मानना है क्या? नहीं मानना है। लेकिन मुंह से बोला गया स्टेटमेंट या फिर मुंह से बोला गया वर्ड्स कब मानेंगे कंडक्ट? जब वो कोई एक्ट को एक्सप्लेन करता हो, ठीक है। यानी फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो स्टेटमेंट प्लस एक्ट इक्वल्स टू कंडक्ट, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट इक्वल्स टू नॉट कंडक्ट, स्टेटमेंट डज नॉट इक्वल्स टू कंडक्ट, ठीक है। चलिए, और सिर्फ एक्ट इक्वल्स टू कंडक्ट, ये भी सही है, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं, बोलता है ए इज एक्यूज ऑफ किलिंग बी। ए पर चार्ज लगाया कि उसने बी का मर्डर किया, पुलिस ए को अरेस्ट करने आया, ठीक है। ए कहता है आई एम इनोसेंट, आई डिड नॉट डू इट। ए पर चार्ज है बी के मर्डर का, तो ए का कंडक्ट रिलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली, समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। ए पर चार्ज है बी के मर्डर का, तो एक्यूज्ड का कंडक्ट तो रिलीवेंट होता ही है। तो पुलिस जब ए को क्या करने आया, अरेस्ट करने आया, तो ए कहता है कि मैंने नहीं मारा, मैं मासूम हूं, सिर्फ बोल रहा है। तो इसका क्या बोला गया अल्फाज कंडक्ट माना जाएगा क्या? बोलो मेरे बच्चों, आज बोल दो तुम, बोला जाएगा क्या? तो ये जस्ट वर्ड्स है, नो एक्ट, कोई एक्ट नहीं है, तो कंडक्ट बोलोगे क्या? इसको कंडक्ट नहीं बोलोगे, ये सिर्फ बोला गया अल्फाज है, बिल्कुल। अच्छा, बी कहता है ए से यू स्टोल माई वॉच। बी कहता है कि तूने मेरा घड़ी चुराया है भाई। ए कहता है मैंने नहीं चुराया। तो ये भी तो सिर्फ नॉर्मल बोल रहा है, ये भी कंडक्ट होगा क्या? नॉट कंडक्ट, ये सिर्फ वर्ड्स है, बिल्कुल ठीक है सर, समझ गए। इसमें कोई डाउट है क्या? ये था इसका एग्जाम्पल, ठीक है। स्टेटमेंट डज नॉट इक्वल्स टू कंडक्ट। लेकिन अगर स्टेटमेंट कोई एक्ट को एक्सप्लेन करता हो तो उसको क्या मानेंगे? कंडक्ट मानेंगे, बिल्कुल। अब देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल। तो ऐसा केस जहां पर स्टेटमेंट प्लस एक्ट अगर साथ में आता हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंडक्ट। जैसे अब देखो, ए इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ए पर चार्ज है चोरी का। व्हेन पुलिस कम टू ए रन्स अवे। ए पर चार्ज है चोरी का, जब पुलिस ए के पास आया, ए वहां से भाग गया, दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते क्या बोल रहा है? दे विल नेवर कैच मी, तुम लोग मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे, समझे कि नहीं? भाग रहा है और बोल रहा है कि तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। तो समझो, यहां पर वो बोल तो रहा है कि तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाओगे, नॉर्मल वर्ड्स है, लेकिन ये उसके एक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, वो भाग रहा है, समझे कि नहीं? तो यहां पर भागना इज इक्वल्स टू क्या है? कंडक्ट है। भाग रहा है, कंडक्ट हो गया। लेकिन यहां पर जो स्टेटमेंट्स जो वो दे रहा है और जो एक्ट कर रहा है वो दोनों साथ में आ रहा है, तो ये भी कंडक्ट माना जाएगा, समझे कि नहीं? अच्छा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो कहा उसके एक्ट को वो एक्सप्लेन कर रहा था, तो इसलिए इसका जो बोला गया वर्ड है प्लस एक्ट दोनों को कंडक्ट मान लेंगे। उसी तरीके से ए हाइड्स अ ब्लड स्टेन नाइफ अंडर हिज बेड। ए जो कि एक मर्डरर है, वो क्या करता है? चाकू को अपने बेड के नीचे छुपाते रहता है, और छुपाते वक्त कहता है क्या पता है? नो वन विल फाइंड दिस, कोई भी इसको खोज नहीं पाएगा कभी। तो समझे? तो यहाँ पर जो ये कह रहा है ये है सिर्फ वर्ड्स, लेकिन ये जो वर्ड्स है ये उसके क्या कर रहा है? उसके एक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया कोई इसको नहीं खोज पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर छुपाना क्या हो गया? कंडक्ट हो गया। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट क्या कर रहा है? एक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये भी कंडक्ट माना जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ए एक्यूज्ड ऑफ मर्डर गोज टू पी पुलिस स्टेशन एंड सेज। अच्छा, मिस्टर ए एक्यूज्ड है मर्डर का, वो क्या जाता है? पुलिस स्टेशन सीधा जाता है और बोलता है आई हैव कम टू सरेंडर बिकॉज आई किल्ड हिम। बोलता है कि मैं सरेंडर करने आया हूं क्योंकि मैंने मारा है। तो ये जो कह रहा है मैंने मारा, तो ये क्या है? स्टेटमेंट्स है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट्स है, लेकिन ये क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है किसको? उसके एक्ट को, ठीक है। जो वो सरेंडर करने आया है, तो सरेंडर हुआ एक्ट, और ये जो कह रहा है उस एक्ट को वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये भी कंडक्ट माना जाएगा। तो सरेंडर अपने आप में कंडक्ट है, लेकिन ये जो कह रहा है उस एक्ट को वो क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये भी कंडक्ट माना जाएगा। देखिए, ये सब एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ए कस्टडी में था और बोलता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मालूम है कि मैं मरने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या किया? खाना को रिफ्यूज़ कर दिया, खाना को मना कर दिया, नहीं खाया, ये कंडक्ट हुआ।
और ये जो स्टेटमेंट्स दिया क्या कि मुझे मालूम है मैं मरने वाला हूँ, ये भी कंडक्ट माना जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स अगर रहेगा तो कंडक्ट नहीं होगा, लेकिन स्टेटमेंट्स के साथ अगर एक्ट आ रहा है, मतलब वो स्टेटमेंट उस एक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है तो कंडक्ट बोलेंगे, और सिर्फ अकेला एक्ट अगर आ गया तो वो भी कंडक्ट माना जाएगा। बस इतना। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन 1 में ये पढ़ा कि जब कभी भी मुंह से बोला गया अल्फाज आता है अकेला तो उसको कंडक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बोला गया अल्फाज कोई एक्ट को एक्सप्लेन करता हो तो हम उसको क्या मान लेंगे, कंडक्ट मान लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है एक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डायरेक्ट का एग्जाम्पल है आपका कि ए बी को मारा, मर्डर कर दिया, इंजरी कर दिया, और ये वहाँ से तो भाग गया, बी वहाँ से खून से लथपथ वो भी वहाँ से जा रहा है और चिल्ला रहा है ए का नाम ले रहा है कि ए ने मुझे मारा, और उसका बी का बॉडी से खून भयंकर बहते जा रहा है, खून पूरा बह रहा है बी का बॉडी से, और बी ए का नाम ले रहा है कि ए मुझको मारा है, ए मुझको मारा है। तो ये जो कह रहा है ए मुझको मारा है, ये क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट्स, और ये स्टेटमेंट्स क्या बता रहा है, ये स्टेटमेंट्स बता रहा है एक्ट को, जो उसको मारा उसका नाम बता रहा है। तो यहाँ पर ये क्या बोला जाएगा, इसको रेलिवेंट माना जाएगा, ये इसको कंडक्ट माना जाएगा। हालांकि ये सिर्फ नाम बता रहा है कि ए ने मुझको मारा, बट फिर भी ये स्टेटमेंट्स एक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, समझे। अच्छा, ये समझ में आया मेरे भाई, आ गया। एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ते हैं, उसके बाद सीधा इलस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है। चलिए अब एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। When conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोलता है कि जैसे ही किसी बंदे का कंडक्ट रेलिवेंट हुआ, तो अगर कोई भी चीज़, कोई भी स्टेटमेंट आपने उस बंदे को कहा या फिर उस बंदे के सामने कहा, मतलब उसके सुनवाई में कहा, उसको सुनाई दे रहा है, उसके सामने कह रहे हो, और आप उसको बोले या फिर उसके सामने किसी और को बोले, और आपके बोलने के वजह से उसका कंडक्ट में अगर कुछ अफेक्ट आ गया तो हम उसको भी रेलेवेंट मान लेंगे। मतलब सर नहीं समझे, फिर से मतलब समझो। अगर एक बंदे का कंडक्ट रेलिवेंट हो गया, अच्छा कंडक्ट किसका रेलिवेंट होता है, ऑब्वियसली 3 लोगों का, एनी पार्टी, एजेंट ऑफ एनी पार्टी और विक्टिम, ठीक है। तो जैसे ही कोई पार्टी का कंडक्ट रेलिवेंट होता है तो उस पार्टी को आपने जो स्टेटमेंट कहा, ठीक है, या फिर उसके सुनवाई में कोई स्टेटमेंट का, यहां पर प्रेजेंस में लिखा है, उसके सामने आपने कुछ कहा या फिर उसके हियरिंग में कुछ कहा, उसको सुनाई दे रहा है और आपने उसको कुछ कहा, और ये बोलने के बाद उसके कंडक्ट में अगर कोई चेंजेस आ जा रहा है, कोई अफेक्ट आ जा रहा है, तो वो स्टेटमेंट को हम लोग रेलिवेंट मान लेंगे। मतलब आपने जो कहा उस बात को रेलिवेंट मान लिया जाएगा, उसको रेलिवेंट मान लिया जाएगा। मतलब सर, मतलब समझिए। अब आते हैं हम लोग अपना इलस्ट्रेशन, जो मैं उस समय बता रहा था ना, रोक दिया था, इसलिए रोका था क्योंकि कहाँ गया, हाँ अब ये पढ़ो। ए क्या किया, बी का रॉबरी किया, चोरी वोरी कर लिया, ठीक है। आफ्टर रॉबरी किया है। आफ्टर रॉबरी सी सैड इन एज प्रेजेंस, होता क्या देखिए, ए बी का रॉबरी किया, ठीक है। ए रॉबरी करने के बाद एक झुंड था लोगों का, वहां पर छुप गया, ए जाके छुप गया, ठीक है। तो वहां पर सी एक बंदा है, ये सी है, ये ए छुपा हुआ है, यहाँ पर बाकी लोग हैं एक्स वाई जेड हैं, ठीक है। तो सी कहता है, पता है सी किसको बोलता है, सी ए के सामने बोलता है, सी को नहीं मालूम, लेकिन सी क्या बोलता है पता है, ये एक्स है, वाई है, जेड है, यहाँ ए भी छुपा हुआ है। सी बोलता है सबको कि पता है तुमको, पुलिस आ रहा है, अभी पुलिस आ रहा है, जो चोरी किया है ना भाई, जो लूट मारा है, जो रॉबरी किया है, उसको आप पकड़ेगा चोर, देखो कैसे आ रहा है, पुलिस आ रहा है। और ऐसा बोलते ही ए यहाँ से फरार हो जाता है। तो देखो जैसे ही सी बोला, ए वहां से फरार हो गया, भाग गया, यानी इसके बोलते ही, इसका स्टेटमेंट के बोलते ही ए का कंडक्ट अफेक्ट में आ गया, उसका ए का कंडक्ट अफेक्ट हो गया, उसके कंडक्ट में चेंजेस आ गया। तो यहां पर सी का जो बोला गया स्टेटमेंट है उसको रेलिवेंट मान लेंगे। ओ माय गॉड। तो यहां पर वही चीज बोल रहा हूं, ए बी का रॉबरी किया और जाके छुप गया कोने में,
यहाँ पर बहुत लोग थे, वो भी छुप गया। और वहीं पर सी जो एक बंदा है बोलता है सबके सामने कि जो बी को लूटा है उसको पुलिस पकड़ने आ रहा है, देखो आप उसको कैसा सबक सिखाता है। जैसे ही सी ये बात बोला, ए वहाँ से भाग गया। तो उसके बोलते ही उसके कंडक्ट में चेंजेस आ गया, समझे। तो ये कौन सा एक्सप्लेनेशन है? एक्सप्लेनेशन नंबर 2 अभी हमने जो पढ़ा, समझे जी सर, ठीक है। तो वही दो, द कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय अफेक्टिंग इशू, तो उसका जो कंडक्ट अफेक्टिंग इशू से इन्फ्लुएंस हो रहा है। अच्छा ये ला देखो, वेदर ए ओज बी 10,000। एक क्वेश्चन है कि क्या ए बी को 10,000 रुपया देगा, ठीक है। कोई केस वेस हुआ है, ए बोलता है मैं नहीं दूंगा, बी बोलता है भाई देना पड़ेगा, ठीक है। ए बोलता है, तो क्वेश्चन ये है क्या ए बी को 10,000 रुपया देगा। अब देखो यहां डायग्राम बनाए, ध्यान से सुनो। ए जो है सी को बोलता है, ए बंदा है, ये देखो यहां पर, एक सेकेंड, ये ए है, ये सी है। ए सी को कहता है कि भैया मेरे को पैसा कुछ उधार दे दे। कौन बोल रहा है? ए सी को बोल रहा है। तो उस वक्त ए वहीं पर है, सी भी वहीं पर है। ए सी को बोलता है थोड़ा पैसा मेरे को देगा क्या उधार। तो वहां पर और एक बंदा है डी, डी बोलता है सुनना। डी किसको बोल रहा है? सी को बोल रहा है सुनना। ए जो है बंदा, वो बी का ऑलरेडी 10,000 रुपया लगा हुआ है भाई, मत दे इसको पैसा, तेरा पैसा डूब जाएगा, समझे। देखो ए सी को पैसा मांगा कि मेरे को देगा क्या उधार। उसी समय सी का और एक दोस्त डी सी को कहता है अबे ए को पैसा मत दे भाई, तेरा पैसा डूब जाएगा। और जैसे ही डी ये बात बोला, ए क्या किया पता है? ए चुपचाप रह गया और वहां से निकल गया, रिमेन साइलेंट एंड लेफ्ट, चला गया। तो यानी ये क्या बता रहा है? डी जैसे ही स्टेटमेंट्स कहा, ए का कंडक्ट चेंज हो गया कि नहीं। तो यानी डी का बोला गया स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाएगा? रेलिवेंट हो जाएगा। कौन सा एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन 2 में, समझे। अच्छा एच, वेदर ए कमिटेड क्राइम, क्या ए ने क्राइम किया है? ए एब्सकॉन्डेड आफ्टर रीडिंग अ लेटर वार्निंग हिम अबाउट इंक्वायरी। अब देखो ए क्या किया, क्राइम करने के बाद भाग गया। और ए कोई क्राइम किया था, क्राइम करते ही क्या किया ना, जैसे क्राइम किया वो उसको एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा रहता है भैया कि अगर तुम नहीं आए ना मतलब इंक्वायरी में, पूछताछ में, तो फंसोगे। और ये लेटर पढ़ते ही वो वहाँ से निकल जाता है, भाग जाता है। तो यानी ये क्या बता रहा है? उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये गिल्टी माइंड बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये शामिल है, तभी तो भाग रहा है। क्राइम करने के बाद वो वहाँ से भाग गया, जैसे ही पता चला कि पूछताछ करने पुलिस आ रहे हैं, मतलब ये है, ठीक है। अच्छा पोजीशन ऑफ क्राइम, अच्छा आफ्टर क्राइम ए वाज इन पोजीशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी और ट्राई टू कंसील क्राइम टूल्स। ए क्या होता है, क्राइम करने के बाद ए के पास चोरी का माल मिलता है और वो जो टूल्स वगैरह है क्राइम में यूज़ किया उसको छुपाने का कोशिश करता है। ये क्या बता रहा है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट। यहाँ पर भी ये क्या था? सब्सिक्वेंट कंडक्ट था, एब्सकॉन्ड करना। अच्छा वेदर ए वाज रेप्ड, क्या ए को रेप किया गया है? शॉर्टली आफ्टर रेप ए मेड अ कंप्लेंट एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस। अब मुझे बताओ, रेप जस्ट होने के बाद ए क्या करती है? कंप्लेंट फाइल करती है सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करते हुए। तो ये जो वो कंप्लेंट फाइल की, सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए ये जो स्टेटमेंट कह रही है, तो इसको क्या कंडक्ट मानेंगे क्या? तो आइए इसको समझते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है, देखिए। इफ ए ओनली सेड आई वॉज रेप्ड विदाउट कंप्लेंट, मान लो ये अगर सिर्फ बोलती कि मुझको रेप किया गया है और कंप्लेंट वगैरह नहीं करती, तो
अंडर सेक्शन 6 में इसको कंडक्ट नहीं मानते, क्योंकि ये सिर्फ मेयर स्टेटमेंट्स बोल रही है, कंप्लेंट तो लिखा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये रेलिवेंट कहाँ पर होता, तुम्हारा सेक्शन 26 का ए डाइंग डिक्लेरेशन में और 160 कोरोबोरेटिव एविडेंस में। लेकिन मान लो ये बोल रही है, इस बार बोलने के साथ साथ ये कंप्लेंट रजिस्टर भी कराई है, तो यहां पर अगर मान लो, तो यहां पर वही चीज हो गया, रेप होने के बाद अगर वो कंप्लेंट रजिस्टर कराई है तो हम बोलेंगे ये जो स्टेटमेंट बताई वो क्या होगा, वो कंडक्ट का पार्ट होगा, क्योंकि वो उस एक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन वो सिर्फ ये बोलती कि मुझको रेप किया गया है और कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कराती तो हम उसको कंडक्ट नहीं मानते। समझ में आया? ओके, तो हमारे वाले एग्जाम्पल में आई में कंडक्ट माना गया है, समझ में आया? ओके, के देख लो उसी तरीके से रॉबरी का एग्जाम्पल। आफ्टर बीइंग रॉब्ड, रॉबरी होने के बाद, ठीक है, आफ्टर बीइंग रॉब्ड मतलब उसका रॉबरी होने के बाद ए इमीडिएटली गोज टू द पुलिस स्टेशन। ए का किसी ने लूट वूट मार लिया और ए वहां से भाग गया, कहा? पुलिस स्टेशन, रजिस्टर करने के लिए कंप्लेंट, और कंप्लेंट लॉन्च किया डिस्क्राइब करके कि किस तरीके से उसको लूटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ, ए जो गया पुलिस के पास और वहां पर वो जो कह रहा है, जो अल्फाज वो बोल रहा है, जो वर्ड्स कह रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, वो एक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। तो यहां पर उसका स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली कंडक्ट बोलेंगे, रेलिवेंट एज दिस इज अ फॉर्मल कंडक्ट ऑफ कंप्लेंट। ओके, लेकिन मान लो सिर्फ ये कहता आई वॉज रॉब्ड, और आई वॉज रॉब्ड बोलता कि मेरे को बस लूटा गया है, मेरे को मेरा रॉबरी किया गया और कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कराता, तो क्या हम इसको कंडक्ट बोलते हैं अंडर सेक्शन 6? नहीं बोलते कंडक्ट, ठीक है। इफ द विक्टिम ओनली टेल्स अदर कैजुअली विदाउट मेकिंग प्रॉपर कंप्लेंट, इट इज नॉट अ कंडक्ट अंडर सेक्शन 6। कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई चीज़ कह रहे हो और वो जो चीज़ आप कह रहे हो वो एक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक्ट प्लस स्टेटमेंट कंडक्ट होगा। लेकिन ओनली स्टेटमेंट्स दे रहे हो तो कंडक्ट नहीं होगा, सीधा सा बात है। हो गया, ख़त्म। तो मेरे तरफ से भाई ख़त्म हो गया, और अगर भी कुछ रहा होगा तो मुझे बता दीजिएगा। मेरे तरफ से सेक्शन 6 इज़ ओवर, मैं सारा एग्जाम्पल करवा दिया। अगर आप देखेंगे तो के तक था एग्जाम्पल, तो के तक मैं सारा करवा दिया हूँ। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो मुझे बताइएगा, और बाकी जो नोट्स है मैं आपको भेज दूंगा, मुझे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज लिटरली मैं थोड़ा थक गया हूँ, 2 लेक्चर कंटिन्यूस बैक टू बैक रिकॉर्ड किया हूँ मैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए मेरे भाई लोग, पढ़ते रहिए।